तो आज के सेशंस में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। तो जो इससे पिछला सेशंस था वहां पे हम लोगों ने एनसीईआरटी के थ्रू ग्रेविटेशंस के फंडामेंटल को समझने का ट्राई किया। ठीक है, आज के ड्यूरेशंस में हम लोग फिर से प्रेजेंटेशन के हेल्प से ग्रेविटेशन के फंडामेंटल को ही समझेंगे और साथ में हाफ एन आवर की जब मैं क्लास ले लूंगा तो आप लोग जितने भी प्रेजेंटेशंस को समझाऊंगा उसको फिर लिख भी लेना है। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली स्लाइड से चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था, बहुत सारे एलोबरेशंस था, बहुत सारे डिटेल में डिस्कशंस हम लोगों ने किए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, बट यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो पहला सेंटेंस बता रहा है ग्रेविटेशन के बारे में कि ग्रेविटेशन इज द फोर्स। ये क्या है, एक फोर्स है। किस तरीके का फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फोर्स को अट्रैक्शन ही मत समझना, फोर्स कभी कभी रिपेल भी करता है। ठीक है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगता है कि दो आपने ऑब्जेक्ट लाए और वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर दिए। ठीक है ना, ऐसा भी है। बट ग्रेविटेशन क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। सो यूनिवर्स में अगर कहीं पर भी कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जैसे आप और हम भी अगर बैठे हुए हैं तो हमारे और आप में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, बट इतना ये नेग्लिजिबल है कि हम लोग उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कह नहीं सकते। यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, छोटी है या बड़ी है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है। ग्रेविटेशन में भी अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। ग्रेविटेशन क्या हो सकता है, अर्थ के थ्रू अगर अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये कौन सा फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ठीक है, जैसे कि पेड़ से पत्ते का गिरना, किसी भी फल का ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करते हो तो ये क्या होता है, ऊपर नहीं जाता है, ये नीचे ही आता है। और क्या क्यों आता है, तो अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आता है। क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मोशन एक्सेलरेटेड है, तो उसके लिए कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब आपने इसको यहां से ड्रॉप किया, या तो इसको स्टैटिक यहीं पे रह जाना चाहिए था, बट ये एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बेसिकली उस डायरेक्शन में कोई ना कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां रखा और ये अगर इस डायरेक्शन में गया है तो इसके लिए कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अदरवाइज ये अगर यहां पे मैं रखता तो ये यहीं पे रहता, जैसा कि स्पेस में होता है। ठीक है, स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करो, ऐसे करके ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, तो ये क्या नीचे की तरफ आएगा, नहीं, वो उसी प्लेस पे टिका रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे स्पेस में, स्पेस का मतलब क्या है, हाँ, जहां पे कुछ भी नहीं हो उसको स्पेस कहते हैं। हम लोग जनरली कह देते हैं ना कि हमारे और तुम्हारे बीच में भी स्पेस है, बट स्पेस है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एयर है। अगर इस एयर को भी निकाल दें तो यहाँ पर भी स्पेस बनाया जा सकता है। हम लोग जनरली मीन क्या करते हैं, स्पेस जैसे ही सुनते हैं ना तो एक इमेजिनेशन आता है, क्या, हायर एल्टीट्यूड, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके का इमेजिनेशन हम लोग कर लेते हैं। बट स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है, उस हर एक जगह को, ऐसी जगहों को हम लोग स्पेस कह सकते हैं। अगर मे बी द अट्रैक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, अर्थ के थ्रू लगाया गया अट्रैक्शंस हो सकता है। ठीक है, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट फॉल्स टुवर्ड्स ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। ये अर्थ की तरफ गिरता है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको क्या करती है, खींचती है अपने तरफ। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो, इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी, और फिर वो वापस अर्थ के ग्रेविटी के कारण नीचे गिरना स्टार्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटेशन में भी द अट्रैक्शंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन द आउटर स्पेस,
ग्रेविटेशन जो है सिर्फ और सिर्फ अर्थ नहीं एग्जर्ट करता है, आउटर स्पेस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एक प्लैनेट दूसरे पे लगा रहा है, या सन दूसरे प्लैनेट पे लगा रहा है, या एक प्लैनेट एक सैटेलाइट पे लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यूनिवर्स में हमेशा है। कहाँ पे है? तो जहां पर भी दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन। समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, एक बॉडी क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है, इस तरीके से कंटिन्यूअसली लगा रहा है, ऐसे ऐसे। इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट है तो इसके मोशन का डायरेक्शन क्या है? ये है। इस पॉइंट पे है तो इसका मोशन का डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पे है तो मोशन का डायरेक्शन ये है। यानी कि हर एक पॉइंट पे इसके मोशन का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। द फोर्स विच कीप्स द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ, तो ये सर्कुलर पाथ पे इसको घुमाने के लिए जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और इसी फोर्स को एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। बट ये फोर्स कैसे लग रहा होगा? अगर ये फोर्स इधर की तरफ लगे तो ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, और इधर लगे तो ऑब्जेक्ट इधर चलाएगा। बट ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इस पे कॉन्टिन्यूअसली क्या होगा? एक सेंटर सीकिंग फोर्स लग रहा होगा, जो कॉन्टिन्यूअसली इसको सेंटर के तरफ खींच रहा होगा। यहाँ पे है तब भी, और यहां से मिली सेकेंड में अगर मूव किया तब भी लग रहा है। किसी सेकंड में ऐसा नहीं है कि वो अनअवेलेबल है। अगर सेकंड का भी 1000 पार्ट कर ले तब भी तो वो टाइम होगा। उस टाइम में भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। किधर लग रहा है? तो इस सेंटर के तरफ लग रहा है। तो इस तरीके के फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, समझे? इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स द बॉडी विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे सर्कुलर पाथ कर रहा लगा रहा था, बट एकदम से सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कट कर दिया किसी तरीके से, जैसे ही करेंगे तो इसका मोशन क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कौन से सेंटर पे? जो उस कर्व का सेंटर हो, कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, अब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये अभी बताया नहीं आपको एनसीईआरटी बुक में, बट हम लोग आज के ड्यूरेशन में इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। तो कह रहा है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, क्या स्टेटमेंट है जरा पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके सराउंडिंग में जितना भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट को ये क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा अपने तरफ बाय अ अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज, अब उस फोर्स के बारे में बता रहा है। पहले तो बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इन दोनों ऑब्जेक्ट के, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का अगर मास बड़ा हो तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रही है बातें? प्लीज यहाँ पे सुन लो। तो कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of the two object and inversely proportional to the square of the distance between them। कह रहा है इसके दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स में दो तरीके की क्वांटिटी है, एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाओ और दूसरी भी क्वांटिटी उसके करस्पॉन्डिंग में बढ़ रही है तो आप कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एक बनाने का कॉस्ट है, आपको मालूम है कि एक बनाने का कॉस्ट 2 रुपया है, तो आप 4 दोगे तो इधर से बनाना भी 2 हो जाएगा। ठीक है ना? 6 दोगे तो बनाना भी 6 हो जाएगा। तो इधर इधर पैसा बढ़ाते जा रहे हो तो नंबर ऑफ बनाना भी क्या है? बढ़ता जा रहा है। सो यहाँ पे ये दोनों जो क्वांटिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कभी कभी क्या होता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाओ तो दूसरी घट जाती है। जैसे नंबर ऑफ वर्कर को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ, हाँ, अगर एक वर्क को करने में मान लो कि एक आदमी को 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है, 10 दिन लग जाते हैं,
तो 2 को क्या लगेगा, 5 दिन लगेंगे, ठीक है। 3 बढ़ा देंगे तो उसी प्रोपोर्शंस में और कम हो जाएगा, 4 बढ़ा देंगे तो और कम। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी एक सर्टेन फैक्टर से क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। तो इस मीनिंग को समझ के रहना है। अब इन दोनों मीनिंग को यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। क्या कह रहा है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि बहुत तेजी से फोर्स घटेगा। अगर ये स्क्वायर नहीं रहता तो थोड़े से कम रेट से घटता, बट इसका स्क्वायर है तो और तेजी से घटेगा। यानी कि डिस्टेंस कम होने पे फोर्स एकदम से बढ़ जाएगा, डिस्टेंस के बढ़ने पे फोर्स एकदम से घटेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कंसिडरेशंस लिया है कि लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ द मासेस कैपिटल एम एंड एम लाई एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी और उनका मास कैपिटल एम और स्मॉल एम है और इनके बीच की दूरी कितनी है, तो डी है। लेट एफ बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, एम लग रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, तो नॉन कॉन्टेक्टिंग फोर्स है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फोर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्टेक्टिंग फोर्स में तो आते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ये जब तक कॉन्टेक्ट, मैं ऐसे कहूँ ऐसे धक्का मारो लग जाएगा तुम पे क्या, जब तक तुम पे कांटेक्ट नहीं करके धक्का मारो, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कांटेक्ट में दो सरफेस आएगा तभी लगेगा, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या पेन को ऐसे ऐसे ड्रॉप कर दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिना इसको टच किए हुए अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये क्या है, नॉन, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे क्या है, नॉन कॉन्टेक्टिंग फोर्स है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दोनों स्टेटमेंट को हम लोग मर्ज करते हैं यहाँ पे। तो F is directly proportional to the product of the masses of the two objects and F is inversely proportional to the square of the distance between them। इन दोनों स्टेटमेंट को लिखा और इन दोनों स्टेटमेंट को जब क्लब किया, एक साथ जोड़ा, तो मिला F प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको इक्वलिटी के साइन में अगर बदलना है तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देंगे और यहाँ पे कैपिटल, ग्रेविटी नहीं है, कैपिटल जी क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जी क्या है, इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने में यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो वेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी यहाँ चला जाएगा, एफ डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स को मालूम कर ले, फोर्स को न्यूटन के सेकेंड लॉ से मालूम कर ले, डिस्टेंस मालूम हो ही जाएगा दो ऑब्जेक्ट का, मास तो मालूम ही है, तो जी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो जी का जब कैलकुलेशंस करोगे तो जी का कैलकुलेशंस करने पे आएगा 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, पर किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम पे -2 पावर है, ठीक है। सो हमारा इसकी वैल्यू ये है, बट इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है और ये इसका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को भी आप लोगों को याद रखना है। तो पहले यहाँ तक आप लोग लिखो, फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में और सारा हम लोग डिस्कशंस करेंगे अगले सेशन।